हाय एवरीवन। सो वेलकम टू सक्सेस टॉक्स। सो आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 के अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्या है सुप्रीम कोर्ट? मतलब सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये पूरा प्रावधान जो है ये आर्टिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उसके अंडर में ये पूरा प्रावधान था। फिर इसके बाद कब ये हुआ, इनॉग्रेट कब हुआ? 28 जन 1950। ऑलराइट। फिर सक्सीडेड फेडरल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो फेडरल कोर्ट थे, फेडरल कोर्ट जो थे उसको उनको सुप्रीम कोर्ट ने सक्सीड किया, उनकी जगह पे सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट उनकी जगह पे आया। किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। अब बात करें पूरे आर्टिकल्स की कि किन किन आर्टिकल्स में सुप्रीम कोर्ट की बातें कही गई हैं। सो आर्टिकल नंबर 124 से लेके आर्टिकल नंबर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की बातें कही गई हैं। पार्ट 5 पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे कुछ आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी पार्ट 5 के अंडर में आता है। अब बात करेंगे कि प्रेजेंट जजेस कितने हैं। तो प्रेजेंट जज जो हैं 33 जज हैं प्लस 1 आपके सीजेआई। टोटल नंबर ऑफ जज 34। ठीक है। जज जो है अपॉइंट किस मेथड से होते हैं, मतलब क्या है, कैसे, क्या, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी हम बात करेंगे कि जो जजेस की जो सैलरीज वगैरह होती है वो किस आर्टिकल के अंडर में आती है। आर्टिकल नंबर 125। ठीक है। एंड अच्छा हाँ, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो आर्टिकल नंबर 124 है ये किससे रिलेटेड, 123 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? ये है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इससे रिलेटेड है। ऑलराइट। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, 124 सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल नंबर 125 सैलरीज ऑफ द जजेस। ऑलराइट। अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है जजेस का? सो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको। किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल नंबर 126 के अंडर में। सीजीआई अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब कि जो प्रेसिडेंट हैं वो सीजीआई को अपॉइंट करेंगे। कब? अकेले नहीं अपॉइंट करेंगे। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनका कंसल्ट लेके तब इनको अपॉइंट करेंगे। अदर जजेस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। जो अदर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन उनके केस में वो सीजीआई से कंसल्टेशन लेंगे, सीजीआई से सलाह लेंगे कि हाँ किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। सो ये जो पूरा सिस्टम है अपॉइंट करने का, ये एक बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम के अंडर में ये है कॉलेजियम सिस्टम, इसके अंडर में पूरा अपॉइंटमेंट होता है। हालांकि इसके लिए बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। इसमें कंट्रोवर्सीज में 4 केसेस हैं आपके। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड आफ्टर दैट थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस। ये जज केस थोड़ा आप डीपली पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस कभी कभार आ सकते हैं। सो फर्स्ट जज केस कब हुआ था? 1982 में। इसमें क्या हुआ था? इसमें था कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, इट ओनली इम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब कि कंसल्टेशन जो है वो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है एक तरीके का। मतलब कि हाँ हम अपना व्यू दे सकते हैं कि हाँ इनको कर सकते हैं अपॉइंट, इनको नहीं कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं, इस टाइप का। सो ये फर्स्ट जज केस के बारे में है। फिर सेकंड जज केस की बात करें अगर, तो सेकंड जज केस में क्या था? कोर्ट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कॉन्करेंस। ठीक। फिर अनदर थर्ड जज केस जो है कब हुआ था? 1998 में। तो कोर्ट ओपनड consultation process to be adopted by the CJI. तो court opened the consultation process to be adopted by CJI. Requires consultation of
प्लूरैलिटी जजेस, कई सारे जजेस का यहाँ पे कंसल्ट चाहिए होगा। अब मेन जो है, मेन क्या है कि इसमें क्या है कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2014 में हुआ था, एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 में एनजैक, जो एनजैक है, ठीक है, वो बना था। जुडिशियल जो भी जजेस वगैरह हैं तो उनको अपॉइंट करने के लिए एनजैक बना था, ठीक है। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, फिर इसके बाद जो जजेस केसेस हुए हैं इनसे निखर के आया एनजैक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट, ठीक है। सो इनके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होने लगा, लेकिन नहीं, फिर 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में था, तो उससे इस एनजैक को रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। इस एनजैक जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया आपका, फिर से कॉलेजियम सिस्टम जो था फिर से उसी को रिप्लेस कर दिया गया। मतलब कि इन शॉर्ट, सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, फिर इसके बाद जजेस केसेस के थ्रू एनजैक आया, ठीक है। एनजैक के बाद फिर कॉलेजियम सिस्टम आ गया, ठीक है। तो मतलब जो था पहले वही फिर से इन्होंने कर दिया। अब क्यों आया ये? replaces the collegium system of appointing judges to Supreme Court, High Court with the new body called National Judicial Appointment Commission, ठीक है। ये पहले अपॉइंट किए, ये एनजैक जो है 2014 में आया, ठीक। फिर इसके बाद एनजैक के बाद फोर्थ जज केस जो 2015 में आया, कोर्ट डिक्लेयर 99th अमेंडमेंट एक्ट एंड एनजैक इज नल एंड वॉइड, ठीक है। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम था, फिर 2014 में एनजैक आया, फिर 2015 में फिर कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जो एनजैक है वो नल एंड वॉइड है, नल एंड वॉइड, ठीक है। तो इसकी वजह से जब ये नल एंड वॉइड है तो इसको फिर से रिप्लेस कर दिया कॉलेजियम सिस्टम से 2015 में। ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। फिर इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस ऑफ सीजीआई, कौन कौन एलिजिबल है सीजीआई का अपॉइंटमेंट के लिए। ऑलराइट, सो तो अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, क्वालिफिकेशंस में क्या है कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए, शुड हैव बीन जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल के लिए ये हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, और एडवोकेट ऑन इन हाई कोर्ट फॉर 10 years, मतलब या तो इंडियन सिटीजन तो होना ही मस्ट है, या तो फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, या तो 5 साल के लिए हाई कोर्ट में, 5 साल के लिए 5 years के लिए हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, जज होने चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये नहीं है तो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट होने चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। ये पूछ लेंगे कभी कभी, कंडीशंस रख देंगे आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि थोड़ा ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स हैं दोनों, ठीक है। 5 साल के लिए जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, या तो एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, और शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, इसको बहुत ही आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही माइन्यूट सा है, इतना हाईलाइट नहीं होगा ये, तो आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़िए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट के बारे में क्या है ये, ठीक है। तो क्वालिफिकेशंस में हमने बात की, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 5 साल के लिए जज होने चाहिए हाई कोर्ट में, या तो 10 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट में, या तो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने चाहिए प्रेसिडेंट के ओपिनियन में। नो मिनिमम एज फॉर सीजीआई, सीजीआई के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है। लाइक आपके प्रेसिडेंट के लिए जो भी मिनिमम एज है, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मिनिमम एज होती है, तो वही ये सीजीआई के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है। फिर इसके बाद ओथ कौन दिलाता भाई प्रेसिडेंट सीजीआई को? ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, ये ओथ दिलाते हैं। टेन्यूर क्या होता है? टेन्यूर जो है फिक्स नहीं होता है, टेन्यूर सीजीआई का फिक्स्ड नहीं होता है।
ही कैन होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 साल तक CGI बने रह सकते हैं, 65 साल तक ऑफिस में बैठ सकते हैं। कैन रिजाइन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ये रेजिग्नेशन लेटर जो है प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैन रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट प्रेसिडेंट जो है इनको रिमूव कर सकते हैं, कब? पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे, ठीक। फिर इसके बाद रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल कैसे रिमूवल होता है, क्या उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रावधान है रिमूवल करने, हटाने के लिए उनको उनके पद से। सो रिमूवल ऑफ जजेस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, या तो प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ भैया इनको हटाया जाए। फिर रिमूवल प्रेजेंटेशन इन सेम सेशन ऑफ ईच हाउस, ठीक है। रिमूवल प्रेसिडेंट इन सेम सेशन मतलब कि जो प्रेजेंटेशन है रिमूवल के लिए जो प्रेजेंट किया जाएगा, प्रेजेंटेशन है वो उसी सेशन में होना चाहिए जिसमें वो रिमूव होने हैं, उनको हटाया जा सकता है। अब इस सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन हाउस, मतलब कि जो भी इनका रिमूवल जो भी प्रेजेंटेशन है उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी है। अब स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या है कि उसमें सपोर्ट करेंगे कितने मेंबर, 2/3 मेंबर सपोर्ट करेंगे। 2/3 किसके? जो हाउस में उस वक्त प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन हाउस, जो हाउस में उस वक्त प्रेजेंट है उसका 2/3 मेंबर जो है वो सपोर्ट करेगा। ऑलराइट, एंड देन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। सो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। क्या है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट? प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय इम्पीचमेंट, ठीक। अब क्या है? रिमूवल मोशन साइंड बाय 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा गिवन टू स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है। रिमूवल मोशन साइंड बाय मतलब कि उधर तो उनके द्वारा क्या है सपोर्ट किया जाना चाहिए, इधर क्या है जो रिमूवल मोशन जो है साइंड बाय मतलब कि जो लोकसभा के 100 मेंबर द्वारा या राज्यसभा के 50 मेंबर द्वारा साइंड होना चाहिए, या तो लोकसभा के 100 मेंबर या तो राज्यसभा के 50 मेंबर, ठीक है। और फिर इसके बाद स्पीकर चेयरमैन को प्रेजेंट किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, स्पीकर में एडमिट या रिफ्यूज़, जो भी रिमूवल मोशन जो था वो स्पीकर या तो एडमिट कर सकते हैं उसको या तो रिव्यूज़ कर देंगे। इफ़ एडमिट, अगर रिमूवल मोशन को एडमिट करते हैं देन 3 मेंबर्स कमेटी कैन बी मेड टू इन्वेस्टिगेट चार्जेस, जो ठीक है। अगर एडमिट करते हैं तो क्या होगा कि 3 मेंबर कमेटी एक बनाई जाएगी। किसके लिए बनाई जाएगी, क्यों बनाई जाएगी? 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जो चार्जेस इम्पोज हुए हैं सीजीआई के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जो चार्जेस इम्पोज हुए हैं सीजीआई के ऊपर उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी। ऑलराइट, अगर उस रिमूवल मोशन को एडमिट करते हैं तब, ठीक है। सो कमेटी, किस कमेटी में कौन कौन होगा? सीजीआई होंगे, अगर सीजीआई नहीं है तो कोई भी जज, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, फिर डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। तो ये है कमेटी में कौन कंपोजिशन क्या होगा? कमेटी का कंपोजिशन होगा या तो सीजीआई होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे,
यहाँ पे एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, या तो चीफ जस्टिस होंगे किसके, ऑफ हाई कोर्ट, या तो नहीं सॉरी सीजेआई होंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे पहला, फिर दूसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तीसरे होंगे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो कि प्रेसिडेंट के ओपिनियन में होते हैं। ये 3 लोग होंगे आपकी इस कमेटी में जो भी इस रिमूवल मोशन को इन्वेस्टिगेट करेंगी। इफ जज फाउंड गिल्टी देन मोशन कंसीडर, अगर जज जो है वो गिल्टी फाउंड होते हैं, अगर जज जो है वो वैसे फाउंड होते हैं कि हाँ इन्होंने वो गलत किया कुछ, तो मोशन जो है कंसीडर हो जाएगा। फिर मोशन प्रेजेंट बाय स्पीकर स्पेशल मेजॉरिटी, मोशन जो है पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिया जाएगा, जिसकी हमने बात यहाँ पे की थी। ये बात की थी हमने, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है अपने यहाँ इंडिया में, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी केस नहीं हुआ ऐसा। फिर व्हेन सीजीआई एब्सेंट, अब इनकी हम बात करेंगे, अगर ये एब्सेंट होंगे या प्रेजेंट होंगे तो इनकी जगह पर कौन ऑफिस संभालेगा। अगर सीजीआई एब्सेंट होंगे या वेकेंट उनकी सीट होगी या अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटी, ठीक है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, वो सीजीआई का पूरा काम करेगा। ठीक, अगर सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी असाइंड बाय प्रेसिडेंट। ऑलराइट, फिर एडॉक जजेस क्या होते हैं? एडॉक जजेस आर्टिकल नंबर 127 के अंडर में आते हैं। क्या होते हैं ये एडॉक जजेस? ये टेम्परेरी जजेस होते हैं वन लैक ऑफ कोरम ऑफ परमानेंट जज। जब परमानेंट जज जो होते हैं उनमें जब कमियां आ जाती हैं, मतलब कमी आ जाती है उनकी स्ट्रेंथ में सेशन के लिए, तो क्या करते हैं, तो सीजीआई जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के जज को एज ए एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा? सीजीआई। किसे अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट के जज को। किस लिए करेगा? एज ए सीजीआई ऑन एडहॉक बेसिस। रिटायर्ड जज आर्टिकल नंबर 128। सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम किसी भी रिटायर्ड जज को, या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को, टू एक्ट एज ए ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। ठीक है, सो रिटायर्ड जज जो भी हैं वो एज ए टेम्परेरी पीरियड आप ऑफिस संभाल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर प्रेसिडेंट परमिशन, इसके लिए ये जो अपॉइंट करेंगे रिटायर्ड जजेस को सीजीआई, तो इसके लिए प्रेसिडेंट की परमिशन रिक्वायर्ड है। ऑलराइट, एंड देन फिर इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस मतलब क्या क्या है? एक तो क्या ये फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की पूरे मतलब गारंटी एक तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी हम लोग के जो फंडामेंटल राइट्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है तो उसको एक तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, प्रोविज़न क्या क्या है? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब जजेस डू नॉट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक, फिर इसके बाद है फिक्स्ड सर्विस कंडीशन फिक्स्ड हैं। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किए जाएंगे। फिर कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिसमिस्ड। फिर बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता है बिना सीजीआई ने जब अगर सीजीआई रिक्वेस्ट करेंगे तभी वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, अदरवाइज वो अपने खुद से प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे।
पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, कोई भी उल्लंघन करता है, तो उसकी तो सुप्रीम कोर्ट पावर है कि उसको पनिश कर सके। फिर है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, जो भी ये सुप्रीम कोर्ट में जो भी स्टाफ काम करता है उसको अपॉइंट करने के लिए इनके पास फ्रीडम है, ये खुद अपॉइंट कर सकते हैं। इट्स ज्यूरिसडिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड, ठीक है, जो भी इनका जजमेंट है, जो भी इनका है, तो उसको ये लोग कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता है, कैन नॉट बी कर्टेल्ड, मतलब क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। फिर सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जो भी एग्जीक्यूटिव जो फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उससे ये अलग है, ये जुडिशरी में आता है, ठीक है। दिस इज पार्ट 1 ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इन अनदर वीडियो we will talk about the part 2, and it is something related to jurisdiction powers of Supreme Court. So I hope you guys like it, and do subscribe the channel, and that's all for today. Thank you very much.